जैसे कि दोस्तों मैंने पिछले पार्ट से धातुओं की निष्कर्षण की विधि यानी कि धातु कर्म के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम लोगों ने धातु कर्म से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट टर्म हैं उसके बारे में देखा और जाना, जैसे कि खनिज, अयस्क, गैंग, निस्थापन, भर्जन, धातुमल, गालक, ये सभी क्या होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से जाना और देखा। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिए, तभी इस वीडियो को देखिए, ताकि इस वीडियो को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पिछले वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर जाकर आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण की विधि यानी कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कुल 3 चरण होते हैं। पहले चरण को हम बोलते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण या फिर इसे हम बोलते हैं अयस्कों का सांद्रण। दूसरी विधि को हम कहते हैं धातुओं का निष्कर्षण और जो तीसरा चरण है वो है धातुओं का परिष्करण। तो आइए सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं यानी कि चरण 1 की बात करते हैं, अयस्कों का समृद्धिकरण। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अयस्कों के समृद्धिकरण को हम अयस्कों का सांद्रण भी कहते हैं। अयस्कों से अनावश्यक पदार्थ यानी कि गैंग को पृथक करने की विधि अयस्कों का समृद्धिकरण या अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। तो अयस्क से गैंग को हटाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का उपयोग होता है वे अयस्क तथा गैंग के भौतिक या रासायनिक गुणों पर आधारित होते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि अयस्क में जो अनावश्यक पदार्थ यानी कि जो गंदगी होती है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी इत्यादि, उसी को हम गैंग कहते हैं। तो गैंग को जब हम अयस्क से निकालते हैं तो यही प्रक्रिया कहलाती है अयस्कों का समृद्धिकरण। तो आइए हम बात करते हैं अयस्क के सांद्रण की अलग अलग विधियों के बारे में। तो सबसे पहला विधि है हाथ से चुनकर। तो अयस्क में विद्यमान बड़े आकार के टुकड़ों यानी कि अशुद्धियों को हाथ से चुनकर अलग कर लिया जाता है। अब अयस्क के टुकड़ों को क्रशर में डालते हैं जो इन टुकड़ों को तोड़कर चूर कर देता है। तत्पश्चात प्राप्त अयस्क के चूर यानी कि चूर्ण को स्टैम्प मिल में डालने पर अयस्क अत्यंत बारीक रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो होता क्या है इसमें कि जैसे हम सभी जानते हैं जैसे कि गेहूं को आटे चक्की में पीसा जाता है, उसी तरह अयस्क को पीसने के लिए एक विशेष प्रकार की स्टैम्प मिल होती है जिसमें हम अयस्क को डालते हैं। तो जिससे क्या होता है कि अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, चूर्ण के रूप में अलग हो जाती हैं और यह विधि कहलाती है हाथ से चुनकर। तो हाथ से चुनकर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको हाथ से चुनकर अलग अलग कर लेते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विधि की ओर। दूसरा विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो यह विधि ऐसे अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है जिसमें अयस्क के कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों अशुद्धियों से भारी होते हैं। तो जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं कि इसमें जो कंपन करता हुआ टेबल होगा जिसमें बड़े बड़े मेड़ होते हैं और ऊपर हम क्या कहते हैं, हॉपर के थ्रू अयस्क और जल डालते हैं। तो जब हम अयस्क और जल डालते हैं तो जो अशुद्धियाँ होती हैं वो जल के साथ क्रिया करके कीचड़ युक्त जल बनाती हैं और जब ये टेबल कंपन करता है तो जो अयस्क होते हैं, भारी अयस्क होते हैं, वो मेड़ में नीचे आप देख सकते हैं किनारों पर जमा हो जाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं यानी कि जो कीचड़ युक्त गैंग होते हैं वो क्या होते हैं कि इस मेड़ के ऊपर से डाककर बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं यानी कि गैंग जो होते हैं उनको अलग किया जाता है, उसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। बात करते हैं तीसरी विधि की जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरी विधि है फेन प्लवन विधि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो अयस्क के भारी चूर्ण को जल से भरी एक टंकी में डालते हैं। तत्पश्चात उस जल में थोड़ा सा तेल डालकर वायु द्वारा जल को खूब अलोड़ित किया जाता है। तो आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर टंकी में जल है जिसमें कि वायु प्रवाहित करने के लिए एक छिद्र है जिसके द्वारा वायु अंदर प्रवेश करता है और ये क्या करता है, जल को खूब अलोड़ित करता है, मतलब वायु खूब उसको क्या करता है, अयस्क को मिलाता है। अब इससे होता क्या है कि विलेय अपद्रव जल में घुल जाते हैं और अयस्क के जो हल्के कण होते हैं फेन के साथ, फेन मतलब झाग, फेन के साथ जल की सतह पर ऊपर आ जाते हैं।
जिन्हें अलग कर लिया जाता है। फेन यानी कि झाग को समाप्त करने के लिए उसमें थोड़ा सा अम्ल डाला जाता है। फिर सांद्रित अयस्क को छानकर सुखा लेते हैं। तो जब हम तेल युक्त जल में वायु प्रवाहित करते हैं यानी कि अरोहित करते हैं तो होता क्या है, जो अयस्क होता है झाग के साथ ऊपर तैरने लगता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे की ओर बैठ जाती हैं, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। तो इस विधि द्वारा तांबे को, लेड को और जस्ते इत्यादि जो हल्के तत्व हैं उनको अलग किया जाता है। तो ये है फेन प्लवन विधि जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगली विधि है गलनिक पृथक्करण विधि। इस विधि द्वारा ऐसे अयस्क को सांद्रित किया जाता है जब अयस्क का द्रवणांक उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के द्रवणांक से कम होता है। कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे अयस्क होते हैं जिनमें जो अशुद्धियाँ होती हैं ये बहुत जल्दी गलती नहीं है, यानी कि अगर इसे हम अधिक टेम्परेचर दें तो जो धातु हैं वो तो गल जाएंगे लेकिन अशुद्धियाँ नहीं गलती। तो इस विधि का प्रयोग हम इसमें करते हैं। तो एंटीमनी के अयस्क यानी कि स्टेबनाइट को इस विधि की सहायता से सांद्रित किया जाता है। तो अशुद्ध अयस्कों को गर्म कर पिघला लेते हैं और पिघले हुए अयस्क को क्या करते हैं, एक ढलुए तल से होकर प्रवाहित करते हैं। अयस्क तल पर आगे बढ़ जाता है और अपद्रव पीछे छूट जाते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा था गुरुत्वीय विधि में, जैसा कि मेड़ बना हुआ था, तो सेम वैसे ही क्या करेंगे, ढलुआ तल होगा जिस पे हम अयस्क को डालेंगे। तो अयस्क में जो उपस्थित जो अशुद्धियाँ होगी वो पीछे रह जाती हैं और जो धातु है, जो पिघला हुआ धातु है, वो ढाल के द्वारा धीरे धीरे आगे की ओर आ जाता है। आइए बढ़ते हैं पांचवी विधि की ओर जो कि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस विधि में ऐसे अयस्क का प्रयोग करते हैं जिसमें कि जो धातु होता है वो चुंबकीय गुण रखता हो, यानी कि चुंबक के प्रति आकर्षित होता हो। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि इस विधि में हम धातुओं के रूप में हम ऐसे अयस्क लेंगे जैसे कि आपका लौह अयस्क हो, यानी कि लोहे के अयस्क हो। तो हम लोहे के अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए इसे हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने जो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा अयस्क को अलग करने का जो मशीन है इस प्रकार का होता है। तो इसमें पहले हम समझें कि कौन सा पार्ट कहाँ लगा हुआ है और किस पार्ट का क्या काम है और ये किस प्रकार से अयस्क में उपस्थित जो चुंबकीय धातु है उसको अलग करता है। तो दोस्तों आपको ये रोलर जो दिख रहा है यह एक अचुंबकीय रोलर है जिसका जो कनेक्शन होता है मोटर या इंजन से होता है। उसके अलावा आप देखेंगे दूसरे साइड एक और रोलर लगा होता है जो कि चुंबकीय रोलर होता है, यानी कि इसमें चुंबकीय गुण होते हैं और इन दोनों रोलर के बीच में एक रबड़ का पट्टा चढ़ा होता है। और इसके अलावा अचुंबकीय रोलर के ऊपर एक कप या कोन लगा होता है जिसे हम हॉपर कहते हैं, जिससे कि हम अयस्क को डालते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारे इस रोलर के अलग अलग पार्ट्स के नाम। अब हम जानेंगे कि यह कैसे कार्य करता है। अब जैसे हम मान लें कि लोहे का एक अयस्क है जिसमें कि कंकड़, पत्थर, लकड़ी इत्यादि के बुरादे उपस्थित हैं। तो जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो ये जो अचुंबकीय रोलर है वो घूमना स्टार्ट करता है और ये जब अचुंबकीय रोलर घूमता है तो इसके ऊपर लगा हुआ ये जो रबड़ का पट्टा है वो भी घूमना स्टार्ट करता है और ये पट्टा क्या करता है, जो चुंबकीय रोलर है उसको भी घुमाना स्टार्ट कर देता है। अब जब हम हॉपर से यानी कि कप अथवा कोन से अयस्क को डालेंगे तो अयस्क इस पट्टे के द्वारा इस चुंबकीय रोलर के पास पहुंचता है। अब जब अयस्क इस चुंबकीय रोलर के पास पहुंचता है तो इसमें हम सभी जानते हैं कि अशुद्धियां होती हैं जो कि अचुंबकीय होती हैं और जो अयस्क में धातु होता है वो चुंबकीय प्रवृत्ति रखता है। तो जो अशुद्धियां होती है यानी कि जो अचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो आगे की ओर, मतलब इस चुंबकीय रोलर से जब नीचे गिरते हैं तो वो आगे की ओर गिरते हैं और जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो चुंबकीय रोलर से चिपके वजह होने के कारण वो थोड़ा सा पीछे की ओर गिरता है, यानी कि अचुंबकीय पदार्थ पहले गिर जाता है आगे की ओर और जो चुंबकीय पदार्थ होता है पीछे की ओर गिरता है। और इस प्रकार हम क्या कहते हैं कि जो भी चुंबकीय प्रवृत्ति वाला धातु है उसे अलग कर लेते हैं। तो ये था चुंबकीय पृथक्करण विधि, जैसा कि इमेज में आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं अयस्कों के सांद्रण की अगली विधि की ओर जो कि है निछालन, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं लीचिंग। तो यह विधि वैसे अयस्कों के लिए प्रयोग की जाती है जिसमें कि अयस्क एवं उसमें जो अपद्रव्य हैं उनके रासायनिक गुणों में भिन्नता होती है। अब इस विधि में हम क्या करते हैं, अयस्क के चूर्ण को एक उपयुक्त विलायक में डालते हैं,
यानी कि हम एक ऐसा विलायक लेंगे जिसमें कि जो अयस्क है वो घुल जाता है, यानी कि अयस्क में जो उपस्थित धातु होता है उस विलायक में घुल जाता है, लेकिन जो अशुद्धियाँ होती हैं वो घुलती नहीं है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो अघुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं उनको छानकर अलग कर लेते हैं। तो ये था धातुओं के निष्कर्षण की पहली विधि, जिसे हम बोलते हैं अयस्कों का समृद्धिकरण या फिर अयस्कों का सांद्रण, जिसमें कि हम अयस्क से जितने भी अशुद्धियाँ होती हैं यानी कि जो गैंग होते हैं उनको निकालते हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे चरण की ओर, जिसे हम बोलते हैं धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि जो भी हमें अयस्क मिला है उससे हम किस प्रकार से शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने है धातुओं की सक्रियता श्रेणी। इनमें जो धातु हैं उन्हें कैसे हम शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे, यानी कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर की ओर धातु हैं जो कि बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं वे स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते। इनका हम विद्युत अपघटन करते हैं, यानी कि विद्युत अपघटन द्वारा हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो विद्युत अपघटन क्या होता है आगे इस वीडियो में हम जानेंगे। अब आती है बात मध्यम क्रियाशील धातुओं की। तो ये धातुएं न तो अधिक क्रियाशील होते हैं और न ही कम क्रियाशील होते हैं, ये बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। तो इस अयस्क से कैसे धातुओं को अलग किया जाएगा या फिर शुद्ध धातु का निष्कर्षण किया जाएगा। तो जितने भी मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वे सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं या फिर ऑक्साइड के रूप में होती हैं या फिर कार्बोनेट के रूप में होती हैं, और इनसे हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए कार्बन द्वारा अपचयन करते हैं। तो जितने भी मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वे सल्फाइड, ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं और इनका कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है, यानी कि कार्बन के साथ इनकी अभिक्रिया करा के शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं कम क्रियाशील धातुओं की। तो ये स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। तो अभी तक मैंने जो बातें आपको बताई है वो मैं आपको लिखित रूप में दे देता हूँ। सक्रियता श्रेणी के नीचे वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर इत्यादि। वही हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी के ऊपर वाली धातुएं की, जो कि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। वही हम बात करें सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं पाई जाती हैं उनकी अभिक्रियाशीलता मध्य होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि धातुओं की इनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरा है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं हैं ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती, और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं ये क्रिया नहीं करती, इसलिए स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण की जो प्रयुक्त चरणें हैं उन्हें हम टेबल के रूप में देखेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अयस्क का सांद्रण किया, और अयस्क का सांद्रण करने के बाद हम लोगों ने धातुओं को 3 भागों में डिवाइड किया। पहला है हमारा उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरा है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। तो दोस्तों हर प्रकार के धातुओं का अलग अलग निष्कर्षण होगा, यानी कि इनके निष्कर्षण की अलग अलग विधियां हैं। जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का हम विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। वही हम बात करें मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की, तो इनमें 2 प्रकार के अयस्क होते हैं। एक तो होता है कार्बोनेट अयस्क, दूसरा होता है सल्फाइड अयस्क। तो कार्बोनेट अयस्क का हम निस्तापन करते हैं, जबकि जो हमारा सल्फाइड अयस्क है इसका हम भर्जन करते हैं। भर्जन करने के पश्चात धातु ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, तो फिर हम इसका अपचयन करते हैं, फिर उसके पश्चात धातु का शोधन करके शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। वही बात करें हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं की, तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, इसका हम भर्जन करते हैं और जो धातु हमें प्राप्त होता है उसका परिष्करण करके हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि हम कैसे अभिक्रियाशील धातुओं को अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की विधि की, जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि जो अभिक्रियाशीलता है, यानी कि जो कम क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे कि आपका गोल्ड यानी Au, सिल्वर यानी कि Ag, पारा यानी कि Hg और कॉपर Cu, इनका कैसे हम निष्कर्षण करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और ये जो धातुएं हैं ये कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो Au और Ag यानी कि सोना और चांदी ये बहुत कम क्रियाशील होते हैं, ये हमें सीधे स्वतंत्र रूप से धातु के रूप में प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि इन्हें हमें प्रायः शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि पारा और कॉपर ये प्रायः कुछ अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं और ये प्रायः ऑक्साइड या फिर सल्फाइड के रूप में होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही शुद्ध धातु प्राप्त किया जा सकता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सल्फाइड और ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं, और यदि सल्फाइड के रूप में मिलते हैं तो सबसे पहले हम इनका ऑक्सीकरण करते हैं, और ये जब हमें ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो जाते हैं तो बहुत कम ताप पर इन्हें हम गर्म करके शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो Hg है जो कि हमें सिनेबार यानी कि सिनेबार एक अयस्क है जिसमें कि सल्फाइड यानी कि पारे के साथ सल्फाइड अशुद्धि होती है। तो याद रखिएगा HgS को हम क्या बोलते हैं, सिनेबार कहते हैं। तो HgS में जो अशुद्धि है वो सल्फर की अशुद्धि है। तो इस सल्फर को कैसे अलग किया जाए और Hg प्राप्त किया जाए, तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर HgS है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका ऑक्सीकरण करते हैं और उन्हें हम ऑक्साइड में बदल देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में हम HgS को गर्म करेंगे और ये क्या बनाएगा, HgO बनाएगा यानी कि आपका ऑक्साइड फॉर्म बनाएगा और यहाँ पर SO2 गैस प्राप्त होगी। अब ये जो HgO ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हुआ, अब इसे हम कम ताप पर गर्म करेंगे और जब हम कम ताप पे गर्म करेंगे तो इसका जो ऑक्सीजन है वो निकल जाता है और हमें Hg यानी कि पारा प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जब भी कोई अयस्क हमें सल्फाइड के रूप में प्राप्त होगा यानी कि कम अभिक्रियाशील धातुओं का जब सल्फाइड रहेगा तो उसे हम पहले गर्म करेंगे, ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे, फिर उसे गर्म करके हम शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेंगे। इसी तरह हम कॉपर के सल्फाइड की बात करते हैं यानी कि Cu2S, तो उसे ऊपर की तरह हम लोग गर्म करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और जब गर्म करेंगे तो कॉपर का ऑक्साइड प्राप्त होगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये गैस निकल जाती है। फिर जो कॉपर का ऑक्साइड है इसे हम क्या करेंगे कि कॉपर सल्फाइड के साथ गर्म करेंगे, ऊपर जो कॉपर सल्फाइड है उसी के साथ गर्म करेंगे। तो जब हम इसके साथ गर्म करते हैं तो कॉपर आपस में मिक्स हो जाते हैं यानी कि हमें जब इन दोनों को मिलाकर गर्म करते हैं तो कॉपर हमें मिल जाता है और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो गैस के रूप में निकल जाती है। तो इस तरह से हम कॉपर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो बात हुई कम क्रियाशील धातुओं की। अब बात करते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं होती हैं वे सक्रियता श्रेणी में बीच में पाई जाती हैं। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे मध्यम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। आइए जानते हैं कि मध्यम क्रियाशील धातुओं में कौन कौन आता है। तो इसमें आता है Zn यानी कि जिंक, आयरन और भी होते हैं। तो आप यहाँ पर इन दोनों को याद रखिएगा। तो यदि हम बात करें मध्यम क्रियाशील धातुओं की तो यह धातु या तो सल्फाइड रूप में पाए जाते हैं या फिर कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। तो इन धातुओं के जो भी अयस्क होते हैं वे सल्फाइड या फिर कार्बोनेट रूप में पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इन धातुओं को ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है यानी कि जो जिंक है या फिर आयरन है यदि ये ऑक्साइड रूप में रहते हैं तो इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्क को सबसे पहले ऑक्साइड रूप में बदल लेंगे और बाद में ऑक्साइड रूप से आसानी से शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम सल्फाइड अयस्क से कैसे धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो इस पेज पे हम जानेंगे कि कैसे सल्फाइड अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है और अगले पेज पे हम जानेंगे कि कैसे कार्बोनेट अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। तो बात करें हम सल्फाइड अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि की तो उसे हम बोलते हैं भर्जन। और पिछली वीडियो में मैंने आपको भर्जन के बारे में बताया है कि जब हम किसी अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं भर्जन। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे अगर हम किसी भी सल्फाइड अयस्क को लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लें हम जिंक के सल्फाइड को लेते हैं। तो जिंक का सल्फाइड ये सल्फाइड रूप में अयस्क है। अब हम इसे क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। तो वायु की उपस्थिति में गर्म करने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करना। तो जब हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, यह ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है यानी कि यह जो जिंक है ऑक्सीजन से क्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना लेता है और जो सल्फर की अशुद्धि होती है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में गैस के रूप में अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि कैसे हम कार्बोनेट अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क से धातुओं के जो निष्कर्षण की विधि है उसे हम बोलते हैं निस्तापन। और निस्तापन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि जब हम किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या फिर बहुत सीमित मात्रा में गर्म करते हैं तो उसे हम बोलते हैं निस्तापन।
तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन करते हैं, यानी कि कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, जिससे कि वो ऑक्साइड रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा कि निस्तापन में हम क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में या फिर बहुत सीमित मात्रा में गर्म करके ऑक्साइड रूप में बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जिंक कार्बोनेट है, यानी कि जिंक जो है कार्बोनेट के रूप में है, तो ये जिंक कार्बोनेट ये एक अयस्क है। जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा, और जो इसमें कार्बोनेट की अशुद्धि है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिंक कार्बोनेट है वो बदल जाता है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पर हमें जिंक का ऑक्साइड प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि भर्जन में हम लोगों ने सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदला, और निस्तापन विधि में हम लोगों ने कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदला। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भर्जन और निस्तापन विधियों से हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। भर्जन से हमें सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होते हैं, और निस्तापन विधि से हमें कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होते हैं। अब जो भी धातु ऑक्साइड है इनसे कैसे हम शुद्ध धातु प्राप्त करेंगे वो हम अगले पेज पर देखेंगे। तो मध्यम क्रियाशील धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को हम लोगों ने भर्जन और निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड अयस्क में बदल लिया। तो भर्जन से भी हमें ZnO मिला था, यानी कि सल्फाइड से ZnO मिला था, और कार्बोनेट यानी कि निस्तापन से भी हमें ZnO मिला था। तो अब ये ZnO है, इसमें ऑक्सीजन को हटाकर कैसे हम Zn यानी कि शुद्ध जिंक प्राप्त करेंगे इसको हम जानेंगे। यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, धातु ऑक्साइड का अपचयन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं या आपने पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, जब किसी हम यौगिक से ऑक्सीजन को हटाते हैं तो उसका हम अपचयन कहते हैं। तो यहाँ पर हम ZnO से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर हम अपचयन करने के लिए यानी कि ऑक्सीजन को हटाने के लिए कुछ अपचायकों का उपयोग करते हैं। तो अपचायक क्या होते हैं, तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो कि ऑक्सीजन को अपनी ओर खींच लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम कार्बन की, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। उसके बाद है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। और तीसरा है हाइड्रोजन, जो कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करे तो क्या बनाएगा, जल बनाएगा। तो ये जो तीनों हैं ये अपचायक हैं, यानी कि यह अपचयन अभिक्रिया देते हैं। तो ऊपर जैसा कि हमारा जिंक ऑक्साइड है, अब जिंक ऑक्साइड का हम एक अपचायक ले लेंगे कार्बन। तो इस कार्बन अपचायक के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमें जिंक धातु प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम कार्बन अपचायक का उपयोग करके जिंक धातु प्राप्त कर लिए। तो इस प्रकार हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। तो सबसे पहले हम उनके सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं, और फिर उन ऑक्साइडों का हम अपचायकों के द्वारा अपचयन करते हैं, और इस प्रकार हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कम क्रियाशील और मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण की, यानी कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की ओर दिए गए हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, और इसके अलावा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम भी अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में आता है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं के अयस्क से कैसे हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, तो ये धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इनका अपचयन नहीं किया जा सकता। तो यानी कि जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं इनका अपचयन नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अगर हम ले लें सोडियम के ऑक्साइड, अगर हम सोडियम के ऑक्साइड का अपचयन करना चाहेंगे तो यहाँ पर सोडियम के ऑक्साइड का अपचयन नहीं हो पाता, क्योंकि जो सोडियम है वो ऑक्सीजन को अपने पास बहुत अधिक मात्रा में बांधे रखता है, यानी कि ये ऑक्सीजन को अपने से अलग नहीं होने देता। क्यों नहीं होने देता, क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण इसके जो ऑक्साइड है वो कार्बन यानी कि जो अपचायक है कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इनसे अलग नहीं हो पाते। तो इसलिए इन धातुओं का शोधन हम विद्युत अपघटन विधि द्वारा करते हैं। तो इनका विद्युत अपघटन करने के लिए हम इन्हें लवण रूप में प्राप्त करते हैं।
यानी कि ये किसी भी रूप में रहें, यानी कि जो सक्रिय धातुएं अगर वो किसी भी रूप में रहती हैं तो हम इन्हें लवण रूप में बदलते हैं। तो जो भी हमें धातु लवण मिला, जैसे अगर हम बात करें एक धातु लवण की NaCl, तो NaCl क्या है? NaCl एक धातु लवण है। किस धातु का लवण है? Na का लवण है। तो NaCl से Na का निष्कर्षण यानी कि सोडियम क्लोराइड से हम कैसे सोडियम को अलग करेंगे, इसके लिए हम डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा NaCl है, इसको हम द्रव के रूप में यानी तरल रूप में लेंगे। तो सबसे पहले NaCl को अधिक ताप पर इसे हम गलित रूप में बदलते हैं। तो इसे पिघलाने के बाद इसे बड़े से टब में, आप देख रहे हैं इस बड़े से टब में डाला जाता है। तो ये आपको ये जो नीला नीला दिख रहा है ये क्या है? NaCl है। इसके बाद इसमें 2 रॉड लगाई जाएंगी, एक तो कैथोड है और दूसरा है एनोड। कैथोड यानी कि जिस पर ऋण आवेश होता है और एनोड जिस पर कि धन आवेश होता है। अब इसके पश्चात हम इन्हें क्या करेंगे? एक बैटरी से जोड़कर या फिर विद्युत आवेश से जोड़कर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और विद्युत धारा प्रवाहित करते ही NaCl अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Na+ में टूटेगा और Cl- आयन में टूट जाएगा। यानी कि सोडियम धनात्मक चार्ज क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और क्लोरीन ऋणात्मक चार्ज क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो जो Na+ है वो कैथोड की ओर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव की ओर जाता है, क्योंकि कैथोड निगेटिव होता है। और जो क्लोरीन आयन है वो हमेशा एनोड की ओर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पर निगेटिव चार्ज है, तो हमेशा निगेटिव चार्ज किधर जाता है? पॉजिटिव की ओर, यानी कि एनोड की ओर। तो इस प्रकार जो सोडियम धातु है वो कैथोड पर इकट्ठा होता है। तो याद रखिएगा धातुएं कहाँ पर इकट्ठा होती हैं? कैथोड पर। और जो एनोड पर अधातुएं इकट्ठा होती हैं। तो क्लोरीन यहाँ पर गैस के रूप में एनोड से निकल जाता है, जबकि जो आपका धातु है यानी कि जो सोडियम है वो कैथोड पर जमा हो जाता है। तो याद रखिएगा जब भी हम धातुओं का विद्युत अपघटन करते हैं तो जो सक्रिय धातुएं हैं वे हमें कैथोड पर प्राप्त होती हैं, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। और जितनी भी अधातुएं होती हैं वो एनोड पर चली जाती हैं। तो NaCl में हमें जो धातु है वो कैथोड पर मिलेगा और जो क्लोरीन है वो एनोड पर मिलेगा। तो क्लोरीन एनोड पर आएगी, परंतु ये गैस के रूप में निकल जाएगा। तो कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील धातुओं के निष्कर्षण के पश्चात जो हमें धातुएं प्राप्त हुई हैं उसमें भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, और इन अशुद्धियों को हटाना जरूरी होता है, क्योंकि ये जो अशुद्धियां होती हैं ये कहलाती हैं अपद्रव्य, और ये अगर अशुद्धियां रहती हैं तो ये धातुओं को कमजोर बनाती हैं। तो धातुओं की अशुद्धियों यानी कि अपद्रव्य को हटाने का जो तीसरा चरण है धातुओं का परिष्करण। तो आइए देखते हैं धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है, इसे हम पॉइंट वाइज देखते हैं। तो धातुओं से अपद्रव्य, अपद्रव्य क्या होता है? अपद्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्लैग, यानी कि धातु मल भी कह सकते हैं। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए जो सबसे अधिक उपयोगी विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। तो यह जो विधि है वो सबसे आसान और सबसे सरल और सबसे कम खर्च वाली विधि है। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में लें, जैसे हमारे पास है कॉपर। अब हमें कॉपर को शुद्ध लेना है यानी कि शुद्ध बनाना है। तो हम क्या करेंगे? कॉपर का लवण लेंगे, यानी क्या? कॉपर का सल्फेट रूप लेंगे CuSO4, यानी कि हम जिस धातु का शुद्धिकरण करना होता है उसी का हम लवण लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर कॉपर लिए हैं तो हम कॉपर का सल्फेट लेंगे। तो जब कॉपर की 2 रॉड ले लेंगे, कैथोड और एनोड, और इसे हम क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। जैसा मैंने बताया था कि जिसको हमें शुद्ध करना है उस दोनों का रॉड ले लेंगे, कैथोड और एनोड, और उसको उसी के लवण यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देंगे। तो जब हम रॉड लगाते हैं तो एक जो कैथोड होता है उसमें हम शुद्ध कॉपर लगाएंगे, और जो हमारा एनोड होगा उसमें हम अशुद्ध वाला कॉपर लगाएंगे, यानी कि ऐसा कॉपर लगाएंगे जिसमें कि अशुद्धियाँ मिली हुई हैं। यानी कि कैथोड पर शुद्ध धातु की यानी कि शुद्ध कॉपर की पतली पट्टी लगाई जाएगी, जबकि एनोड पर जो अशुद्ध कॉपर है यानी जिसको हमें शुद्धिकरण करना है उसको हम एनोड पर लगाते हैं। अब हम कैथोड और एनोड को एक बैटरी के थ्रू क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। अब जब हम इस प्रकार इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि बैटरी से करंट पास करते हैं। तो जो अशुद्ध धातु है वह अपघट्य, अपघट्य का मतलब है यहाँ पर कॉपर सल्फेट का विलयन, क्योंकि हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा है। तो जो अशुद्ध धातु है वो अपघट्य में यानी कि CuSO4 में घुलने लगेगा। तो एनोड पर जो अशुद्ध धातु है उस ये क्या होगा
ये विद्युत अपघट यानी कि CuSO4 में घुलने लगेगा और ये टूटेगा कॉपर 2 पॉजिटिव चार्ज में, और इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न होंगे यानी कि Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो कॉपर है, जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है, ये विलयन में घुल जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से होता हुआ किस पे चला जाएगा, कैथोड पर, जिसके कारण कैथोड पर निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। तो कैथोड निगेटिव चार्ज होने की वजह से जो विलयन में कॉपर 2+ आयन है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होता है। तो कॉपर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड पर चला जाएगा और कैथोड पर चिपकने की वजह से धीरे धीरे जो कैथोड है वो मोटा होता जाएगा। तो इस प्रकार से जो कॉपर है हमें शुद्ध रूप में कैथोड पर प्राप्त हो जाता है। और इसके अलावा जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो इसमें कॉपर के जो रॉड है एनोड वाला, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ भी थी, तो इसमें से जो कॉपर अलग हुआ है, कॉपर प्लस आयन अलग हुआ है, वो कैथोड पे चला जाता है और जो अशुद्धियाँ होती हैं अविलेय अशुद्धियों के रूप में एनोड की तली पर नीचे की ओर निक्षेपित हो जाती हैं, यानी कि एनोड के नीचे बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि एनोड पर जो कॉपर आयन बना वो विलयन में पहले घुला और विलयन में घुलने के बाद ये कैथोड पर जाकर जमा हो गया। कैथोड पर क्यों जमा हुआ, क्योंकि कैथोड पर निगेटिव चार्ज था। और इसके बाद इसमें जो अशुद्धियाँ थी एनोड के पास, वे अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित होती हैं, जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। तो याद रखिएगा, अशुद्धियों को हम क्या बोलेंगे, एनोड पंख कहेंगे। तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, यही अशुद्धियाँ कहलाती हैं स्लैग यानी कि धातु मल। तो एनोड और कैथोड पर जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यानी कि यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम आगे वाले पेज पर समझेंगे। तो इस विद्युत अपघटनी को हम लोगों ने पीछे डायग्राम के माध्यम से समझ लिया था। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैथोड और एनोड पर अभिक्रिया किस प्रकार हुई। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एनोड पर अशुद्ध कॉपर धातु था, तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए, यानी कि जब हम इसमें करंट पास किए, तो एनोड पर जो लगा हुआ अशुद्ध धातु का इलेक्ट्रोड था वो कॉपर आयन और इलेक्ट्रॉन में टूट गया। तो ये जो कॉपर आयन था ये विलयन में चला गया था और ये जो इलेक्ट्रॉन था वो एनोड से होता हुआ कहाँ चला गया था, कैथोड पर चला गया था। इसीलिए कैथोड पर कैसा आवेश आ गया था, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया था। अब जो ये कॉपर आयन उत्पन्न हुआ है एनोड पर, मैंने बताया कि वो विलयन में चला गया। अब विलयन से ये तुरंत चला जाता है कैथोड पर, और कैथोड पर चूँकि इलेक्ट्रॉन गए थे एनोड से, तो वे इलेक्ट्रॉन यानी कि उन इलेक्ट्रॉनों से ये कॉपर आयन जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, यानी कि जो ये कॉपर आयन विलयन में थे वो कैथोड पर जाते हैं और कैथोड पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके किस में बदल जाते हैं, कॉपर में बदल जाते हैं। और इस प्रकार से कैथोड पर कॉपर इकट्ठा होने लगता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने शुद्ध धातु प्राप्त किया। आगे के वीडियो में हम जानेंगे संक्षारण के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।